नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो बदला सा माहौल था, उसमें कांग्रेस ने जिस तरह से गाय गोबर राम और रामायण को आगे कर अपनी राजनीति को एक नई दिशा दी, एक नई पहचान देने की कोशिश की, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की सभा किसी संजीवनी से कम नहीं थी। इस सभा के माध्यम से जिस तरह से गांव, गरीब, किसान और छत्तीसगढ़ियावाद को फोकस किया गया, वहां से भारतीय जनता पार्टी की भी राजनीति की एक नई दिशा नजर आने लगी है। इसमें कोई शक नहीं कि सीएम भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ियावाद के उभार से सूबे में उनकी पकड़ बेहद मजबूत हो चुकी है। वो कांग्रेस का चेहरा बनकर उभरे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जबकि बिना किसी चेहरे से चुनाव लड़ रही है, ऐसे में भाजपा कोई जोखिम नहीं मोल लेना चाहती। पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ी में अपने संबोधन की शुरुआत की और जिस तरह से उनके मंच में छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर नजर आई, वहां एक नई राजनीति की दशा और दिशा भी साफ तौर पर नजर भी आ रही थी और समझ में आ रही थी। यही कारण था कि सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़िया वाले संबोधन पर तीखा तंज कसते हुए कुछ इस तरह की बातें रखी। बदलबो अब छत्तीसगढ़ी बोलेंगे, हलवी भी बोलेंगे, गोड़ी बोलेंगे, सरगुजिया बोलेंगे, सब बोलेंगे, वोट जो लेना है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ में एक सर्वे की खबर सामने आई है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के पास परेशान होने का भी पर्याप्त कारण था। ये कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़िया संस्कृति और अस्मिता के साथ आगे बढ़कर चुनाव के लिए एक नई रणनीति पर काम करना शुरू किया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर एजेंडा होता है, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाना, भाई भतीजावाद के विरुद्ध लगातार काम करना, ऐसे ही वो बड़े मुद्दे थे जो भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल और कर्नाटका जैसे चुनाव में उठाए थे। लेकिन वहां जिस तरह से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा, उस पुराने अनुभव को ध्यान में रखते हुए जो सर्वे की ताज़ा रिपोर्ट आई है, उसके बाद 5 जुलाई को भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह का अचानक रायपुर आना हुआ और बंद कमरे में जो उन्होंने चर्चा की, वरिष्ठ नेताओं को जो फटकार लगाई, रात 2:30 बजे तक वो बैठक चलती रही और अगले दिन 10 बजे से भी बैठक हुई। उसके बाद एक एक कर सारी बातों को समझा गया और यह समझाने की कोशिश की गई कि अब नया पुराना कुछ नहीं चलेगा, सबको मिलकर काम करना होगा। इसका असर अगले ही दिन 7 जुलाई को देखने को भी मिला। पीएम की सभा थी, वहां नए और पुराने चेहरों को बराबर महत्व दिया जा रहा था। पिछले साल 9 अगस्त को जब अरुण साहू को भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तो वहां से एक चर्चा धीरे धीरे बल पकड़ने लगी कि पुराने छत्रपों को एकदम से साइड लगा दिया जाएगा। ऐसे में परेशानी का एक नया कारण आना स्वाभाविक था कि जो पुराने छत्रप अपने पैर जमा चुके थे, जिनसे शिकायतें थी, जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी 2018 में बुरी तरह पराजित हुई थी, वे अगर असंतुष्ट रहे तो जाहिर तौर पर पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही डैमेज की संभावना को ध्यान में रखते हुए डैमेज कंट्रोल का दौर शुरू हो गया है और नए और पुराने चेहरों को साधने की कोशिश हो रही है। इन्हीं कोशिशों का नतीजा माना जा रहा है कि पुराने प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और धर्मलाल कौशिक दोनों को अचानक राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बना दिया गया। हालांकि इनके अलावा 8 और लोगों को राष्ट्रीय कार्य समिति में जगह दी गई देश के अलग अलग राज्यों से। लेकिन छत्तीसगढ़ के भाजपा के इन 2 महारथियों को जिस तरह से जिस टाइमिंग में राष्ट्रीय कार्य समिति में जगह मिली है, उस पर कांग्रेस के जिम्मेदार मंत्री कवासी लखमा का भी एक बयान सामने आया है। अक्सर अपने बयानों के कारण चर्चा में रहने वाले कवासी लखमा ने भी ऐसी नियुक्तियों पर दिल खोलकर कुछ ऐसी बात रखी। देखो क्या क्या हो रहा है। जैसे विष्णुदेव साहब को प्रदेश से निकाल दिया, अभी केंद्र में ले गया। धर्मलाल कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष से निकाल दिए, प्रतिपक्ष बनाया, उसमें चला नहीं पाया। इसमें केंद्र में जा क्या करेगा। छत्तीसगढ़ में और देश में कांग्रेस पार्टी का लार चल रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। संभवतः नवंबर 2023 में विधानसभा के चुनाव होंगे। उसके पहले आम जनता की भी उत्सुकता है कि कौन सी पार्टी हमारे लिए क्या एजेंडा लेकर आ रही है, हमारे लिए क्या घोषणाएं की जा रही है। किसी भी दल के लिए घोषणा पत्र बेहद अहम होता है। वो एक कड़ी होता है चुनाव में जो हार और जीत का गुणागणित तय करता है। ऐसी अहम जिम्मेदारी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दुर्ग के सांसद विजय बघेल को अहम जिम्मेदारी दी है। उन्हें प्रदेश का संयोजक बनाया गया है। विजय बघेल को अभी तक संगठन की राजनीति से दूर रखा गया था। विजय बघेल वही शख्सियत है जो 2008 में जिन्होंने पहली बार भूपेश बघेल को हराया था। इसके अलावा 2019 में
विजय बघेल दुर्ग से लगभग 4 लाख वोटों से, रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीते थे। दुर्ग की ये वो लोकसभा सीट है जिसे 2014 में मोदी लहर में भी भारतीय जनता पार्टी हार चुकी थी। सरोज पांडे यहाँ कैंडिडेट थी। भाजपा की इस हारी हुई सीट पर रिकॉर्ड वोटों से विजय बघेल जीते थे। अब यदि मैं घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल के अलावा इनके साथ बाकी की नियुक्तियों पर बात करूं, वैसे 31 लोगों की यह घोषणा पत्र समिति है। उसमें सह संयोजक जिन्हें बनाया गया है वो नाम भी कम चौंकाने वाले नहीं हैं। राम विचार नेताम, अमर अग्रवाल और शिवरतन शर्मा, ये वो भाजपा के कद्दावर लोग हैं जो दशकों तक संगठन का काम करते रहे, अपेक्षाकृत कहीं ज्यादा सीनियर हैं। ऐसे सीनियर लोगों को सह संयोजक बनाया गया है। इनके अलावा पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू, जिन्हें हाशिए पे डालने की कोशिश की जा रही थी, इन्हें भी इस समिति का सदस्य बनाया गया है। और यदि मैं युवा चेहरों की बात करूं तो ओपी चौधरी, रवि भगत जैसे तमाम वो ऐसे चेहरे हैं जो घोषणा पत्र समिति का हिस्सा होंगे। इनके अलावा पूर्व मंत्री लता हुसैंडी, पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्ण कुमार बांधी, राजा रणविजय सिंह, मधुसूदन यादव, रंजना साहू, भैयालाल राजवाड़े, महेश गागड़ा, कमल भान सिंह, कमला देवी पाटले, चंपा देवी पावले, संदीप शर्मा, केदार गुप्ता, भरत वर्मा, विभा अवस्थी, डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा जो आरटीआई प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं। इनके अलावा राम लखन सिंह पैकरा और रिसर्च और एनालिसिस टीम के सदस्य पंकज झा, दीपक साहू, आत्मनारायण पटेल, रामकृष्ण धीवर, राजकुमार भट्ट, द्वारिका जायसवाल, टेकेश्वर जैन और विक्रम सिंह जैसे वो नाम शामिल है जिन पर भारतीय जनता पार्टी को 2023 में फतह दिलाने का दारोमदार होगा। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी घोषणाओं को लेकर कितनी संजीदा है, इसका अंदाजा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साहू के इन ताजा बयानों को सुनकर लगाया जा सकता है। एक बार गंगा जल हाथ में लेकर झूठी कसम खाकर छत्तीसगढ़ की जनता का वोट ले लिया और 4.5 साल केवल लूटने का काम, केवल घोटाले का काम, केवल भ्रष्टाचार, यही कांग्रेस पार्टी ने किया है। विकास के सारे काम ठप है और छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम किया है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। आपको याद होगा 2018 का विधानसभा चुनाव, जहां कांग्रेस ने अपनी घोषणाओं को इतना मजबूत और व्यापक किया था कि जहां से कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली थी। तब कांग्रेस की उस घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे टी.एस. सिंहदेव बाबा। हालांकि टी.एस. सिंहदेव बाबा ने अभी फिलहाल कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनने से साफ इनकार कर दिया है। क्यों किया है, इसे भी हमें ध्यान से समझना होगा। मैं अध्यक्ष के रूप में तो नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज समय उतना बचा कि जिस तरह से पिछले बार हम लोगों ने लोगों से मिलके किया था, समय नहीं है। तो उस हिसाब से तो मैंने कहा भी है कि मैं नहीं रह पाऊंगा, उसमें नहीं रहना चाहूंगा। सदस्य के रूप में, दूसरे रूप में योगदान करना, फीडबैक देना, वो हमेशा उपलब्ध। छत्तीसगढ़ की राजनीति में टी.एस. सिंहदेव बाबा और कवासी लखमा कांग्रेस के 2 ऐसे मंत्री हैं जिनके बयानों की अक्सर चर्चा होती है। चुनाव के चंद महीना पहले जिस तरह का व्यवहार टी.एस. सिंहदेव बाबा ने प्रस्तुत किया है, हालांकि वो साफगोई के साथ बोलने के लिए जाने जाते हैं। उनके द्वारा घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनने की इनकार की भी कई दिनों तक अब चर्चा होती रहेगी। ऐसे बदले वाले हालात में यदि मैं भारतीय जनता पार्टी के बदले हुए स्वरूप की बात करूं तो जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, नए लोगों को मौका मिलेगा, तो पार्टी के प्रदेश प्रभारी और चुनाव समिति के भी प्रभारी बनाए गए ओम प्रकाश माथुर ने हालांकि पहले स्पष्ट कर दिया है कि हम सारे के सारे पुराने चेहरों की टिकट काट देंगे, यह कोई फॉर्मूला नहीं है। ओम प्रकाश माथुर ने जब ये बातें कही थी तब कही थी, लेकिन 7 जुलाई को जिस तरह से उनकी केमिस्ट्री पीएम नरेंद्र मोदी के साथ देखी गई, जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी मंच में उनके साथ बातचीत कर रहे थे और जाते वक्त भी लगभग 5 मिनट उनके साथ एकांत में जो चर्चा की, उसे देखने समझने वाले आसानी से अंदाजा लगा सकते थे कि ओम प्रकाश माथुर का वास्तविक स्वरूप क्या है, कि किस तरह से वो आने वाले दिनों में अपनी बात को वीटो की तरह मनवा सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया भाषा में संबोधन की उतनी चर्चा नहीं होती और मंच में लगी हुई छत्तीसगढ़ी महतारी की तस्वीर की भी उतनी चर्चा नहीं होती यदि सीएम भूपेश बघेल इस बारे में अपना बयान नहीं देते। हालांकि ऐसे बदले हुए हालात को मैंने 24 और 25 जून को नया रायपुर में महसूस किया था, जहां विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक हो रही थी। इस मंच को आप गौर से देख सकते हैं। यहाँ आपको 4 तस्वीरें नजर आ रही होगी। पूज्य बाबा गुरु घासीदास, पूज्य माता कर्मा देवी, पूज्य शहीद वीर नारायण सिंह, पूज्य संत आत्मानंद जी।
विश्व हिंदू परिषद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषंगिक माना जाता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी को संघ का अनुषंगिक माना जाता है। उनके केंद्रीय पदाधिकारियों की छत्तीसगढ़ में बैठक हो और इस तरह की तस्वीरें लगी हो, और भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प रैली हो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो और वहां पर छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लगी हो। जाहिर तौर पर इसके राजनीतिक अर्थ भी निकाले जाएंगे और इस तरह की बयानबाजी भी होगी। यही भाजपा का बदलाव स्वरूप नजर आ रहा है, जहां गांव, गरीब, किसान और छत्तीसगढ़ियावाद पर भारतीय जनता पार्टी अब लगातार आगे बढ़ रही है। भाजपा के लिए छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले जो सबसे बड़ी बाधा है वह है धान का समर्थन मूल्य, जिसे लेकर कांग्रेस लगातार दावा करती रही कि हम देश में सबसे ज्यादा मूल्य देते हैं। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अधिकांश हिस्सा 80 से 85% हिस्सा केंद्र देती है। हालांकि इसे लेकर सीएम भूपेश बघेल ने भी सीएम को झूठा बता दिया। ऐसे ही वार पलटवार के बीच भारतीय जनता पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जहां बकायदा आंकड़ों के साथ समझाने की कोशिश की गई कि धान और धान से बनने वाले चावल की खरीदी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी केंद्र की होती है। दावा किया गया 85%। कुछ इस तरह के आंकड़े प्रस्तुत किए गए जिसे आप अपनी स्क्रीन में देख रहे होंगे। इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने वालों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद भारतीय जनता पार्टी की ओर से महासचिव ओपी चौधरी और पुराने किसान नेता चंद्रशेखर साहू जैसे अनेक लोग आपको नजर आ रहे होंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की ऐसी तेजी और बदले हुए हालात का कोई एक बहुत बड़ा कारण है तो वो स्वयं गृह मंत्री अमित शाह हैं, जो आने वाली 14 जुलाई को भी छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। उन्होंने जिस तरह से छत्तीसगढ़ के नेताओं को अपनी भाषा में समझाया, उसका असर साफ तौर पर स्क्रीन के सामने और स्क्रीन के पीछे दोनों तरफ नजर आ रहा है। आपको नजर आ रहा है कि नहीं, इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखिएगा। राजबोध आपका अपना जनमंच है। राजनीति की सुचिता के लिए हम राजनीति की ऐसी साफ सुथरी तस्वीरें प्रस्तुत करते हैं जिससे समाज और देश का भला हो। राजनीति के माध्यम से देश का कितना आप भला करना चाहते हैं, कितनी सहभागिता दे सकते हैं, यह आपको सुनिश्चित करना होगा। क्योंकि जैसा कि हम अक्सर कहते हैं, राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। आज के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। यदि आपने राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको और हमारा साथ लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।